नमल अतालवी रेस्टोरेंट के बरामदे में बिछी मेज़ों में से एक पे आबदार उबैद बैठी थी, कमर पीछे लगाए और कोहनी कुर्सी के हाथ पे जमा कर अपने एयरिंग से खेलती वो मुंतज़िर नज़रों से दाखिली दरवाजे की तरफ देख रही थी। लॉन में लगी मेज़ों पे मौजूद अफराद पे भी बार बार उसकी नज़र भटकती। कभी क्लाइव पे बंदी खड़ी देखती, वो अभी तक नहीं आया था मगर अभी वक्त पड़ा था। एक फातिहाना मुस्कुराहट उसके लबों पे खेल रही थी। मोर जाल में 8 बजे वाले ड्रामे का वक्त हुआ चाहता था। नुसरत मुसलसल ऊंचा ऊंचा डांट कर उसामा को खामोश होने के लिए कह रही थी, जो सारा स्कूल का काम लाउंज में बैठकर ही करने की ठाने हुए था। साथ में मुसलसल बड़े अब्बा को बता रहा था कि हसीना को सदाकत ने कितना कीमती सैमसंग का स्मार्टफोन लेकर दिया है। उसे यकीन था कि ये चाइना वाला नहीं बल्कि खालिस असली वाला है। नुसरत ने चप्पल उठाई तो वो खामोश हुआ। सादिक कानून की मोटी सी किताब उठाई लाउंज के एक कोने में बैठा खामोशी से पढ़ रहा था। और इन सब से लाताल्लुक समर अपने कमरे में स्टडी टेबल पे बैठी थी, बार बार घड़ी देखती। चेहरे पे बेचैनी भी थी और गुस्सा भी। क्या अब वो उसके साथ बैठा होगा, डिनर मंगवा रहा होगा? सबूत के तो बस बहाने हैं। मौका चाहिए फारिस को बस। वो सख्त खफा लग रही थी। बार बार मोबाइल उठाती फिर रख देती। मैं क्यों फ़ोन करूं? मुझे परवाह थोड़ी ही है। वो मुसलसल खुद से बोले जा रही थी। रेस्टोरेंट में वापस आओ तो वहाँ खाने की इश्तहा अंगेज़ खुशबू फैली थी। अबदार से दाखिली दरवाजे से ही नजर आ गई थी। उसने गहरी सांस ली और कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। आबी ने यकीनन उसे नहीं देखा था। वो मक्खन सी मुस्कुराती हुई सोच में गुम बैठी नजर आ रही थी। उसने अवतार को निगाहों में रखे लॉन पार किया, बहुत सी मेज़ों के दरमियान से रास्ता बनाया और फिर बरामदे के जीने अबूर किए। चंद डग मजीद उठाए, यहाँ तक कि अवतार की मेज़ सामने आ गई। उसने कदम रोक लिए, आबी के बिल्कुल सामने। वो जो मगन सी बैठी थी, किसी के आने की आहट पे चौंकी, फिर मुस्कुराती नज़रें उठाईं, मगर जैसे ही अवतार ने सामने मौजूद जीनक्स को देखा, उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। आंखों में उलझन सी उभरी। सॉरी, आप कौन? जानते बूझते हुए उसने सवाल किया। सामने खड़ी हुनैन ने मुस्कुरा के कुर्सी खींची। मैं हुनैन यूसुफ हूँ, मुझे फारिस गाजी ने भेजा है। उनका कहना है कि आप केस में हमारी मदद करना चाहती हैं, किसी अहम सबूत के साथ। मैं वही लेने आई हूँ आपसे। अपना पर्स नीचे रखा और दोनों कोहनियाँ मेज़ की सतह पे रखकर चेहरा हथेलियों पे गिराए, वो मासूमियत से बोली, और फारिस? वो शस्त्र रह गई थी। वो तो मुझे ड्रॉप करके चले गए। वो अक्सर इसी तरह मुझे ड्रॉप करते हैं और अमूमन इसी वक्त किसी का कत्ल हो जाता है। बस खुदा करे आज कोई जान से न जाए। झुरझुरी लेकर वो बोली थी। आबदार का हालत तक कड़वा हो गया, माथे पे सलवटें दर आईं। उसने बेचैनी से पहलू बदला, अंदर गुस्से के उबाल उठने लगे थे। मैं ना अच्छी खासी एपिकेविरियन हूँ, फूडी, सही किस्म की फूडी, इसलिए अपना ऑर्डर तो मैं फ़ौरन ही कर रही हूँ। आप क्या लेंगी? हुनैन मेन्यू पे उठाकर वेटर को इशारा करते सादगी से पूछ रही थी। अवतार ने तनदेही से उसे देखा। माथे पे कटे बाल और लंबे बालों की फ्रंट चोटी गोंदे। वो लेमन कलर के लॉन के नफीस से जोड़े में मलबूस सादा सी लड़की थी, गंदमी रंगत की हामिल मगर चमकती सी आंखों वाली। अवतार सर झटकर मोबाइल उठाकर कॉल मिलाने लगी। हुनैन उसी बेजारी से वेटर को ऑर्डर लिखवा रही थी। आप ऑर्डर नहीं करेंगी? मासूम हुनैन ने पलकें झपककर पूछा। तुम यहाँ क्यों आई हो? वो खुश्क लहजे में बोली। क्योंकि आपके पास कोई अहम सबूत है जो आप हमें देना चाहती हैं, मामू ने कहा। जाकर उनसे ले लो। मैं आ गई। जो देना है वो उन्हीं को ही दूंगी, तुम्हें नहीं। खैर, तुम्हें कुछ और नहीं कहना तो मैं चलती हूँ। वो उठने लगी। वैसे तो मैं अपना बिल खुद अदा कर दूंगी, जीएसटी मिलाकर पूरे 2050 बनेंगे। 2000 हैं मेरे पास, आप 50 रुपये उधार दे दें। ट्रायल पे जब आपसे मिलूंगी तो दे दूंगी वापस, फिर आप बेशक चले जाएं। फिर से आंखें चमकाईं। अवतार ने एक तीखी नज़र उस पर डाली, क्लच खोला, अंदर से क्रेडिट कार्ड निकाला और मेज़ पे रख दिया। नज़र उठाकर वो वेटर्स को देखा जो सर्विंग की तैयारियों में लगे नज़र आते थे। चूँकि हदायत कड़ी थीं, इसलिए उसके मेहमान के आते ही वो चौंकते हो गए थे। उसको मालूम नहीं था कि मेहमान मतलूबा शख्स नहीं है। पेमेंट हो जाएगी, तुम खाना खाओ, वो बेजारी से बोली तो हुनैन ने शाने उचकाए। आपकी मर्जी, और नैपकिन गोद में बिछाया, छुरी कांटा दुरुस्त करके रखा। वैसे चाहें तो मामू से एक दफ़ा पूछ लें, वो बहुत पुरयकीन
تھے کہ آپ بغیر وہ فلیش ڈرائیو دیے نہیں جائیں گی۔ آبدار کو اس کے کیو کی ضرورت نہیں تھی، وہ پہلے ہی موبائل پہ نمبر ملا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی فارس نے کال پک کی، وہ میز کے پیچھے سے نکل کر ذرا دور چلی آئی۔ آپ کہاں ہیں؟ ریسٹورانٹ کے برآمدے میں کھڑے ناراضگی سے وہ فون پہ بولی تھی۔ کام سے نکلا ہوا ہوں۔ کیوں؟ آپ کو خود آنا تھا۔ اس کو کیوں بھیجا؟ گردن موڑ کر ایک خفا نگاہ حنین پہ ڈالی، جو چہرہ ہتھیلیوں میں گرائے بیٹھی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی کو نئے سرے سے غصہ آنے لگا تھا۔ اگر کچھ واقعی ضروری ہے آپ کے پاس تو اسے دے دیں، آگے آپ کی مرضی۔ ڈر گئے کیا مجھ سے؟ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، صرف یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کسی مصیبت میں پڑیں۔ مصیبت میں تو میں پڑ چکی ہوں، تلخی سے مسکرا کر بولی۔ بہرحال میں اس کو کچھ نہیں دے رہی، بلکہ جا رہی ہوں یہاں سے۔ مرضی آپ کی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ دوسری طرف سے لائن ڈیڈ ہو گئی۔ آبدار واپس آئی تو ماتھے کے بال گہرے ہو چکے تھے، کھانا سرو ہو چکا تھا اور ہنا نے مزے سے کھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ میرے بھائی کا انٹرویو کرنے کے بعد بھی آپ کو اصل گیم نہیں سمجھ آئی ہے نا؟ لازانیہ کا بڑا سا پورشن اپنی پلیٹ میں نکالتے حنین نے مکر سے انداز میں پوچھا تھا۔ سوری، وہ کھڑے کھڑے کلچ میں موبائل رکھتی چونکی۔ نہیں آیا سمجھ میں؟ ہنا نے حیران نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، چند لمحے لے کر منہ کا لقمہ چبایا، پھر سافٹ ڈرنک کا گھونٹ بھرا، پھر چہرہ اٹھایا۔ آبدار اسی طرح ششو پن میں کھڑی تھی۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے آبدار صاحبہ، فارس قاضی ہم سے اپنا کام ایسے نکلواتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے یہ ہماری ہی تو گیم تھی، ہمارا ہی تو آئیڈیا تھا۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں سمجھاتی ہوں آپ کو۔ رک کر کانٹے میں پھنسا پنیر پاستا اور کیمیا کا ٹکڑا منہ میں رکھا۔ لذیذ اشیاء زبان کو چھوتے ہی گویا اندر گھل گئیں۔ اس نے نوالا تسلی سے کھایا، پھر بولی، آپ ہارون عبید کی بیٹی ہیں نا؟ اور فارس ماموں کو معلوم تھا کہ ہارون صاحب کا سعدی کے اغوا سے کوئی تعلق تھا۔ انہوں نے بس اتنا کیا کہ بھائی کے میموریل ڈے پہ میری تقریر سے پہلے ڈاکٹر توقیر بخاری سے کہا کہ اپنی تقریر میں اتنا کہہ دیں کہ سعدی یوسف کلینکل ڈیتھ کا شکار ہوا تھا۔ فارس قاضی کو پتہ تھا کہ یہ فقرہ ہارون عبید کی بیٹی کو کلک کر جائے گا۔ وہ سعدی یوسف کو ڈھونڈے گی اور اس کو فالو کرتے ہوئے ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ آپ کو بھائی نے بتایا کہ وہ نہیں گیا کسی کلینکل ڈیتھ میں، صرف خواب دیکھا تھا اس نے، مگر آپ نہیں مانی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ اغوا کے وقت سعدی یوسف تو ہوش میں آیا ہی نہیں تھا۔ پھر ڈاکٹر توقیر بخاری کو کیسے پتا کہ اس نے کچھ دیکھا یا نہیں؟ آپ کرتی ہیں نا ایسے لوگوں کا انٹرویو۔ یوں آپ نے بھائی کو ڈھونڈا اور ہم بھی بھائی تک پہنچ گئے۔ اب آیا سمجھ میں؟ آپ کو استعمال کیا ہے فارس قاضی نے۔ وہ کھاتے ہوئے بولتی جا رہی تھی جیسے خبرنامہ پڑھ کر سنا رہی ہو، ابھی بالکل متحیر سی کھڑی ہوئی تھی۔ سن، پھر وہ آہستہ سے بیٹھی۔ تو وہ ہمیشہ سے مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا؟ وہ بولی تو آواز میں تفاخر سا تھا۔ انہوں نے ہاتھ روک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے برا نہیں لگا تھا، اسے ناز ہوا تھا۔ اب تو کسی اور کی بھی نظر میں ہے۔ کس کی؟ وہ چونکی۔ ہاشم کی، وہ بولی تو اندر دل گیلی لکڑی کی طرح سلگ گیا، آواز کانپی، آنکھوں میں کرب سا ابھرا، دل گویا کھو گیا تھا اور واپس حاصل بھی کر لیا گیا تھا، مگر کھونے کا درد اور واپسی کے جتن کی اذیت آج بھی ویسی ہی تھی۔ ہاشم کا کیا ذکر؟ آبدار نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ انہیں چند لمحے اسے دیکھتی رہی، انہیں کھوجتی رشک بھری نظروں سے، پھر لبوں سے پھسلا، کیا ہے آپ میں جو اسے کہیں اور دیکھنے ہی نہیں دیتا؟ آبدار ہلکا سا مسکرائی، پھر آگے کھو ہوئی اور ہنا کی سادہ چمکدار آنکھوں میں جھانکا۔ چھوٹی لڑکی، کیا تمہیں ہاشم پہ کرش ہے؟ انہیں اسی طرح اسے دیکھے گی، بولی کچھ نہیں، البتہ اس کے رخسار گلابی ہوئے تھے۔ ہاشم کو متاثر کرنے کے لیے سامنے والے میں کلاس ہونی چاہیے۔ وہ پیچھے کو ٹیک لگاتے ہوئے خبردار کرنے کے انداز میں گویا ہوئی۔ خوبصورتی ہونی چاہیے، متاثر کن اسٹائل ہونا چاہیے، ذہانت اور اعتماد ہونا چاہیے۔ ایسی لڑکی جو اس کی کوہنی تھام کر چلے تو ایک دنیا اس کو دیکھے۔ وہ ڈھیروں دولت اور جاہ کی مالک ہو، اس کا اعلیٰ خاندان ہو، وہ شہزادیوں جیسی ہو، وہ کیریئر وومن ہو، بڑے بڑے میدان مارے ہوں اس نے، سیمینارز اور ورک شاپس میں تقریر کرتی ہو تو ایک دنیا اس سے متاثر ہوتی ہو، اس سے کم پہ وہ راضی نہیں ہوتا۔ شیرین اپنی جوانی میں ایسی ہی تھی،
और आप भी ऐसी ही हैं। वो उसे तकते हुए बेखुदी के आलम में बोली थी। आबदार नज़ाकत से मुस्कुराई। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, मगर तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। वो तुम्हें कभी नहीं चाहेगा, वो हर किसी को नहीं चाह लेता। हुनैन हल्का सा मुस्कुराई। मुझे उसकी ख्वाहिश भी नहीं है, मेरे लिए यही काफ़ी है। मुझसे फारिस काजी मोहब्बत करते हैं और वो हर किसी से मोहब्बत नहीं कर लेते। बड़े जतन करने पड़ते हैं उनकी मोहब्बत, दोस्ती और एतमाद जीतने के लिए। वो मुझे अपनी टीम कहते हैं। मैं उदास बैठी हूँ, महसूस कर लेते हैं, और मैं खुश बैठी हूँ तो मेरी खुशी हमेशा बांटते हैं। मुझे ऐसी बातें भी बता देते हैं जो ज़ुमर को नहीं बताते। मैं खुश हूँ कि मेरे पास ज़्यादा अच्छे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अवतार की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई थी, मगर उसने लापरवाही से शाने उचकाए। तुम उनकी भांजी हो, ये नेचुरल है। आप ये कह रही हैं कि मेरे अंदर मोहब्बत लेने वाली कोई खूबी नहीं है। मेरा तुमसे क्या मुकाबला है? वो मुस्कुरा दी और फिर शाने उचकाए। अजब अदाए बेनियाजी थी। तो फिर मुझे वो सबूत नहीं देंगी आप? हुनैन प्लेट परे धकेल कर टिश्यू से हाथ और लब साफ करते हुए बोली। आबदार ने मुस्कुराकर नफ़ी में गर्दन हिलाई। फारिस काजी से कहो अगर वो उसे चाहिए तो मुझसे खुद आकर ले, मैं दे दूँगी, मगर सिर्फ उसी को। तुम मेरे पैर भी छुओ तो मैं तुम्हें नहीं दूँगी। आपकी मर्ज़ी, वरना मैं तो आपके पैर छूने वाली थी। हुनैन मायूसी से उठ खड़ी हुई और पर्स कंधे पे लटकाया। खाना अच्छा था, मगर इतना अच्छा नहीं। इटालियन में देसी टच आ रहा था। बिल आप अदा कर दीजिएगा, मैं तो वैसे भी किसी काबिल नहीं। और कंधे उचकाकर मुड़ गई। आबदार ने सर झटका। उसकी नज़रों ने दूर जाती हुनैन का आखिर तक पीछा किया था। पता नहीं क्यों आखिरी बातों में तंज सा महसूस हुआ था। बिल पे करने के बाद उसने क्रेडिट कार्ड वापस रखने के लिए पर्स खोला तो एकदम ठिठक गई। ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। पर्स की अंदरूनी जिप खुली थी और वो खुफिया जेब खाली थी। वो खुफिया जेब जिसमें उसने वो टाई पेन ड्राइव रखी थी। किधर गई? आबदार जो बदहवासी से पर्स को खंगालने लगी। बाहर पार्किंग में फारिस की कार का फ्रंट डोर खोलकर हुनैन अंदर बैठी और टाई पेन कैमरा उसकी तरफ बढ़ा दिया। 4 मिनट भी नहीं लगे मुझे। पहले उसका पर्स खोला, फिर जब वो आपसे बात करने के लिए साइड पे गई तो उसे निकाल लिया। मुझे लगा थोड़ी एहतियात से छुपाएगी उसे, मगर वो मोहतरमा तो अपने शाहाना ज़ौम में काफ़ी लापरवाह साबित हुई हैं। अब बैठकर सोच रही होगी कि कौन कितना काबिल है। अफ्की से बड़बड़ाती वो बोली थी। फारिस ने एक हाथ में नन्हा कैमरा पकड़ा और दूसरे से ड्राइव करता कार आगे ले गया। थोड़ी दूर जाकर उसने गाड़ी की छत पे लगी लाइट ऑन की और गौर से इस ड्राइव को देखा, फिर जेब में रख ली। वैसे आप खुद भी उनसे मिलकर ले सकते थे। काफ़ी देर बाद उन्होंने विंड स्क्रीन के पार निगाहें जुमे सोचते हुए बोली। जब आपको ये मालूम हो हुनैन कि किसी से आपका मिलना या बात करना आप दोनों को फितने में मुब्तला कर सकता है, फिर उस रास्ते से ही इतराज़ बरतना चाहिए। ये नहीं कि बहाने बहाने से उससे मिला जाए और ख़ुद को सफाइयाँ दी जाएं कि ये आखिरी बार है, इस दफ़ा बात करके इस किस्से को ख़त्म करना है। मैंने ऐसे नहीं होता। जब ताल्लुक़ तोड़ना होता है तो किसी खुदाफिज, किसी अलविदा के बगैर उसी लम्हे तोड़ा जाता है। वो सादा से अल्फाज में कह रहा था। हुनैन को बहुत कुछ याद आया, मगर बज़ाहिर बशातत से बोली। साफ कहिए ना, बीवी से डरते हैं आप? बीवी से कौन नहीं डरता यार, उसने झुरझुरी सी ली। वो हंस दी, फिर सड़क को देखकर बोली। अब हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें घर ड्रॉप करके मैं फ़ातिमी साहब के पास जा रहा हूँ। हुनैन बिल्कुल ठहर गई। इलियास फ़ातिमी, वारिस मामू का बॉस। ये नाम जहन में 5 साल से बैठा हुआ था। वो फिटनेस लिस्ट में है, इसलिए मुझे उससे मिलना है। मगर सुनो, घर जाकर ज़ुमर को मत बताना कि मैं उससे मिलने गया हूँ या दहानी कराई। तो उन्हें क्या बताऊँ अब किससे मिलने गए हैं? जिससे तुम मिलकर आ रही हो वो महफूज हुआ था। हुनैन के आबरू खफकी से भिंचे। इस मीन हरकत को मैं क्या कहूँ? उसे तुम फारसिज़म कहो। खैर से ज़ुमर बीबी यही डिज़र्व करती हैं। अब उतरो, घर आ गया था। फारिस ने उसको मुस्कुराकर उतरने का इशारा किया। हुनैन खफा सी उतर गई। वो मुस्कुराते हुए कार आगे ले गया। उसे जैसे सोच कर ही मज़ा आ रहा था। वो एक अजीब रात थी, बेचैन, मुस्तरब, ढेर सारा जहनी दबाव लिए हुए। वो सोनिया की सालगिरह में जाने से पहले वारिस से मिला था। हुनैन उसके साथ थी। उसे हुनैन को उसकी किसी दोस्त से मिलवाने जाना था। ये भी एक बहाना था, ज़ुमर से मिलने का बहाना, न ढूंढने का बहाना। जब कोई ताल्लुक़ नहीं रखना तो
क्या बार बार उसका सामना किया जाए। यही सोचकर वो फरार इख्तियार कर रहा था। हुनैन कार में बैठी थी, वो बाहर खड़ा था। वारिस से उसकी बात तब ही हुई थी। वो कुछ परेशान था, जाहिर नहीं कर रहा था मगर परेशान था। मेरा बॉस मुझसे इस्तीफ़ा मांग रहा है। उस वक्त लोग आसपास थे, वो जल्दी में था, उसको समझ नहीं सकता था, इतना वक्त ही नहीं था। मगर उसने बार बार कहा था, तुम इंतज़ार करो, मैं कर लूँगा सब कुछ ठीक, बस तुम इस्तीफ़ा नहीं दोगे। आखिरी दफ़ा जो उसने वारिस का चेहरा देखा, उस पे एक तसल्ली सी थी, सख्त परेशानी के दरमियान मुहम सी तसल्ली, एक मान एतबार सा था कि वारिस संभाल लेगा। और वारिस सर को इस बात में काम देते हुए अपनी कार की तरफ मुड़ गया था। ये वो आखिरी दफ़ा था जब उसने उसका चेहरा देखा था, जिंदा चेहरा। वो हुनैन को होटल ले आया। उसकी दोस्त से पै दर पै सवाल करते हुए भी उसे मुसलसल कोफ्त हो रही थी। ज़हनी तौर पे वो पीछे था, वारिस के मसले में अटका था। सालगिरह की तकरीब में वापस आकर भी वो ऐसा ही उलझा हुआ था। जरताशा को हाशिम ने कुछ कह दिया था, वो उस पर खफा हो रही थी। फारिस का खोलता दिमाग मज़ीद उबलने लगा था। उसे खुद भी नहीं याद उस रात उसने किस किस को झड़का था। अलीशा, हुनैन, जरताशा, हाशिम। सारा गुस्सा और चिड़चिड़ापन इसलिए था कि वो वारिस से नहीं मिल सका था, उसे ठीक से समझा नहीं सका था। जरताशा ऑफ मूड के साथ सोई थी। वो मुसलसल वारिस को कॉल कर रहा था मगर उसका फ़ोन ऑफ था। इस रात वो नहीं सोया था, बालकनी में बैठा रहा था, पैर लंबे करके मेज़ पे रखे वो सोचे जा रहा था। सामने हाशिम के कमरे में एक लैंप ऑन था, पर्दों की झुर्री सी साफ दिखाई देती थी। हाशिम भी सोफे पे लंबे पैर करके बैठा सिगरेट फूंक रहा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और वो किसी और ही हालत में लगता था। फारिस फिर बालकनी में टहलने लगा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। वो बेचैन था, जाने कौन सी चीज़ सुकून नहीं दे रही थी। दिल खराब था, दिमाग भी ठीक नहीं था। क्या करे, किससे कहे। वो अजीब भारी सी रात थी, गोया दिल पे कोई भारी सल पड़ी हो, जिसको उठाए तो कैसे उठाए, गिराए तो कैसे गिराए, कोई सिरा हाथ न आता था। सुबह सादिक कभी ठीक से तुलू भी नहीं हुई थी जब उसने बिना कुछ खाए पिए, हत्ता कि मुंह धोए बगैर चाबी उठाई और बाहर निकल गया। उसे वारिस से मिलना था, जल्द अज जल्द, कहीं देर न हो जाए, कहीं कुछ हो न जाए। अजीब से वहमें आते थे जहन में। मगर वारिस अपने हॉस्टल के कमरे में नहीं था, सिर्फ उसका जिस्म था पंखे से झूलता। वो भागा और उसके पैर पकड़ लिए, गर्दन को सहारा दिया, मगर ये गर्दन टूटे कई घंटे बीत चुके थे। वो अब नहीं रहा था। अगले चंद दिन यूं गुजरे कि गोया आंखों के सामने दिल पे लाल धुंध सी छाई हुई हो। अजब कुर्ब था, अजब दर्द था। पहले दिन वो सदमे से चुप रहा था, वारिस की बेटियों को रोते देखता रहा, वीरान आंखों से सब देखता रहा, वीरान दिल से सुनता रहा। फिर जब वो वारिस की बेटी के साथ उसकी कब्र के सामने बैठा तो उस रोज़ सारे एहसास जागने लगे थे। गम पे गुस्सा वाले पाने लगा था, इतना कि लगता था दिल फाट जाएगा। तब उसने अहद किया था, कसम खाई थी कि वो इंतकाम लेगा। शायद तब वो इंतकाम को इंसाफ के मुतरादिफ समझता था। वो ज़रूर अपने भाई के खूनियों को कैप्टे किरदार तक पहुंचाएगा, उसका अहद था खुद से। और जितना वो इस बारे में सोचता था, असली गुस्सा ऊद आता था। दिल चाहता था कि सारी दुनिया को तहस नहस कर दे, जलाकर राख कर दे। कोई रास्ता दिखाई न देता था। अक्ल पे पड़ा सुर्ख पर्दा इतना घना था कि सारा मंजर धुंधला देता था। वो और सादी जुमर के पास गई। अब उसे परवाह न थी कि वो इसकी कौन थी, अब सिर्फ ये अहम था कि वो कौन थी। वो प्रोसिक्यूशन ऑफिस में एक अहम ओहदे पे थी। वो इस केस को देख सकती थी, वही देख कर कुछ कर सकती थी। मगर उसका रवैया भी खुश्क सा था। वो जैसे छुट्टी लेकर जाने के बाद ज़बरदस्ती वापस लाई गई थी। उसके लिए तो ये रोज़ की बात थी। आज एक कत्ल हुआ तो आज दूसरा। वो बेतासुर अंदाज में मामूल का काम करती रही। इब्तदा उसने फारिस पे शक से की। उस वक्त वो गुस्से में इतना अंधा हो जाने वाला आदमी था कि जुमर बीबी के अंदाज पे उसका दिमाग खोल खोल उठा था। वो गैर जानिबदार से अपने काम निपटा रही थी, मगर वो मुस्तरब था, बेचैन था। वो चाहता था जल्द अज जल्द कातिल पकड़ा जाए। वो यही नहीं समझ पा रहा था कि वो पुलिस ऑफिसर नहीं है जिसे 14 दिन में तफ्तीश मुकम्मल करनी हो और चालान जमा करवाना हो। वो वकील है और वकीलों की तफ्तीश तो महीनों सालों चलती है।
इन दिनों वो कुछ भी नहीं समझ सकता था, कोशिश के बावजूद भी नहीं। दिमाग पे चढ़ी सुर्ख धुन ने सोचने समझने की सलाहियत तक सल्ब कर दी थी। उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा सुमर पे आ रहा था। मलाल या सदमा नहीं, सिर्फ गुस्सा। वो उस पर क्यों शक कर रही थी? ठीक है, वो उसे अपनी अलबाई से मिलवा देगा, मगर वो उस पर शक करके अच्छा नहीं कर रही थी। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि सुमर सबसे पहले उसको हर शक और शुबे से पाक करके फिर आगे बढ़ना चाहती है, ताकि कोई उस पर उंगली ना उठाए, क्योंकि वारिस का मोबाइल और फंदा उसी की कार से मिला था। मगर सुर्ख धुंध उसे कुछ सोचने नहीं देती थी। कोई उस पर शक कैसे कर सकता था? सब अंधे हैं क्या? वो अपने भाई का कातिल कैसे हो सकता है? ये ऐसा रबिश था जिस पे फारिस गाजी के ख्याल में कोई यकीन नहीं कर सकता था। इसलिए उसने इस मकान को जहन से खारिज कर रखा था। मगर यकीन करना कैसे था? सिर्फ शक ही काफ़ी होता है। आदमी को मुलजिम सिर्फ शक बनाता है, यकीन तो मुजरिम बनाता है। और मुलजिम बनने जा रहा था, और वो खुद अपनी किस्मत से लाइल्म था। सारा ध्यान सिर्फ एक चीज़ पे अटका था, वारिस का बॉस इलियास फातमी। सिर्फ वही जानता था कि वारिस को किसने और क्यों मारा है।